This video is educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूं संजय ठाकुर, आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के विधनु थाना क्षेत्र में एक सर्द सुबह हल्की धुंध छाई हुई थी। न्यू आजाद नगर में स्थित ग्राम समाज की खाली जमीन, जहां आमतौर पर सन्नाटा पसरा रहता था, उस दिन कुछ अलग सा माहौल लिए हुए थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी जिसे वहां काम कर रहे मजदूरों ने महसूस किया। ये मजदूर डूडा कॉलोनी के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में जुटे थे। थोड़ी ही दूर कुत्तों का एक झुंड सफेद प्लास्टिक की बोरी को नोचने में व्यस्त था। मजदूरों में से कुछ का ध्यान उस ओर गया। एक दूसरे से चर्चा के बाद 3 से 4 मजदूर उत्सुकतावश वहां पहुंचे, कुत्तों को भगाया और जब उन्होंने बोरी पर नजर डाली तो सिहर उठे। बोरी के अंदर जो था उसने उनके होश उड़ा दिए। बोरी में एक लाश थी। मजदूर तुरंत अपने ठेकेदार के पास दौड़े और घटना की सूचना दी। ठेकेदार ने इस बात को गंभीरता से लिया और तुरंत विधनु थाने को खबर दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनुराग सिन्हा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दोस्तों, लाश की हालत देख पुलिस भी हिल गई। जब अनुराग सिंह ने लाश को बाहर निकलवाया तो उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। शव एक युवती का था जिसकी उम्र करीब 30 साल लग रही थी। युवती क्रीम रंग की छींकदार कुर्ती और काली जीन्स पहने हुए थी। गले में काले रंग के दुपट्टे का कसाव था जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी हत्या गला घोंट कर की गई थी। शरीर पर मौजूद निशान उसकी कहानी कह रहे थे। दाएं हाथ पर टैटू बना था, बाएं हाथ में कलावा बंधा हुआ था और एक हाथ में स्टील का कड़ा तथा दूसरे हाथ में काले रंग का कंगन था। युवती के चेहरे की मासूमियत अब ठंडे शरीर के साथ खामोश हो चुकी थी। शव से उठती दुर्गंध से साफ था कि हत्या 2 दिन पहले की गई थी। अनुराग सिन्हा का अनुभव कह रहा था कि हत्या कहीं और की गई थी और शव को सुनसान इलाके में फेंका गया था। जल्द ही एसपी रवीना त्यागी और सीओ शैलेंद्र सिन्हा भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने हर पहलू का बारीकी से निरीक्षण किया। अब सवाल था कि ये युवती कौन थी, उसकी हत्या क्यों और किसने की। शव पर मिले सुराग और आसपास की स्थिति को देख पुलिस ने जांच तेज कर दी। 2 अगस्त 2019 को पुलिस को एक युवती का शव संदिग्ध हालात में मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए पुलिस ने शव की तस्वीरें खींचकर पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। अगले दिन स्थानीय अखबारों में युवती के हुलिये और लाश मिलने की खबर प्रकाशित हुई तो श्यामगढ़ निवासी रिटायर्ड मेजर विद्याशंकर शर्मा ने खबर पढ़ी। ये पढ़ते ही वो चिंतित हो उठे। दरअसल उनकी 30 वर्षीय विवाहित बेटी प्रीति शर्मा 2 दिनों से घर नहीं लौटी थी। उन्होंने श्यामगढ़ पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखबार में खबर पढ़ने के बाद विद्याशंकर शर्मा अपने बेटे मनीष और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने विधनु थाने के प्रभारी अनुराग सिंह से शव दिखाने का अनुरोध किया। जब शव दिखाया गया तो विद्याशंकर शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, "यह मेरी बेटी प्रीति है। मैंने इसे हाथ के कलावे, कड़े और टैटू से पहचान लिया।" उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। परिवार का हाल बेहाल था। मनीष और उसकी पत्नी कंचन रोने लगे, जबकि प्रीति की मां मधु शर्मा बेसुध होकर रोने लगी। शिनाख्त के बाद पुलिस ने विद्याशंकर शर्मा से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले प्रीति अपनी सहेली वैदिका और उसके पति सत्येंद्र के साथ उनके घर गई थी।
लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने वैदिका और सत्येंद्र से पूछताछ की, लेकिन उनके जवाबों से पुलिस को संदेह हुआ। प्रीति के गहने, पर्स, मोबाइल और एटीएम कार्ड गायब थे, जिससे ये आशंका बनी कि प्रीति की हत्या लूट के इरादे से की गई हो सकती है। पुलिस ने मनीष से भी पूछताछ की। उसने बताया कि प्रीति की हत्या में वैदिका, उसके पति सत्येंद्र और एक व्यक्ति प्रशांत द्विवेदी शामिल है। मनीष ने कहा, प्रशांत मेरी बहन का प्रेमी था। उसने प्रीति को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। जब प्रीति ने शादी का दबाव बनाया तो उसने वैदिका और सत्येंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने पूछा, तुम्हारी बहन तो शादीशुदा थी, फिर वो प्रशांत के चक्कर में कैसे फंसी? मनीष ने बताया, सर, प्रीति का अपने पति से विवाद चल रहा था और तलाक का मुकदमा कोर्ट में था। मायके में रहने के दौरान वो प्रशांत के करीब आई। उसने शादी के सपने देखे, लेकिन प्रशांत ने धोखा दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने वैदिका, सत्येंद्र और प्रशांत पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। कहीं प्रीति की हत्या मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए उसके पति ने ही तो नहीं कर दी? थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने शंका जताई, नहीं सर, प्रीति के ससुराल वाले ऐसा कदम नहीं उठा सकते। उसका पति पीयूष शर्मा एयरफोर्स में है और अंबाला में तैनात है। ससुर भुजराम शर्मा रोडवेज से रिटायर है। हमें उन पर भरोसा है, एक सिपाही ने जवाब दिया। अनुराग सिन्हा को पूछताछ के बाद लगा कि प्रीति की हत्या या तो अवैध रिश्तों के कारण हुई है या उसकी सहेली वैदिका ने उसे धोखा दिया है। उन्होंने वैदिका, उसके पति सत्येंद्र और प्रीति के प्रेमी प्रशांत द्विवेदी को हिरासत में लेकर थाने बुलाया। वहां तीनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। वैदिका ने बताया, प्रीति मेरी घनिष्ठ सहेली थी। मेरा स्वर्ण जयंत विहार में एक ब्यूटी पार्लर है। प्रीति अक्सर मेकअप कराने आती थी। जब उसका पति से झगड़ा हुआ तो उसने भी ब्यूटी पार्लर चलाने की इच्छा जताई। मैंने उसकी पूरी मदद की। प्रीति का मेरे घर आना जाना आम बात थी। फिर उसने कहा, 30 जुलाई को प्रीति ने मुझे फोन कर अपने घर बुलाया। उसने कुछ सामान खरीदने की बात कही तो मैं उसे लेकर बाजार गई। सामान खरीदने के बाद वो अपने घर चली गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। सत्येंद्र, जो बेरोजगार था, ने कहा, प्रीति मेरी पत्नी की सहेली थी। वो अक्सर हमारे घर आती थी। उसका परिचय मेरे से भी था। उसकी हत्या किसने और क्यों की, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। अनुराग सिंह एक नजर सत्येंद्र की बातों पर थी। इसी बीच एक फोन कॉल आने पर वे थोड़ी देर बात करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वैदिका अपने पति से धीमे स्वर में बात कर रही थी और उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। इससे अनुराग को शक हुआ कि वो कुछ छिपा रही है। हालांकि उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा और दोनों को इस हिदायत के साथ जाने दिया कि जब भी बुलाया जाए थाने हाजिर हों और शहर न छोड़े। जब अनुराग सिंह ने प्रशांत से पूछताछ की तो उसने बताया, मैं हैलेट अस्पताल में काम करता हूं। मेरी प्रीति से मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी, जब वो अपने भाई की बेटी का इलाज कराने आई थी। हमारी दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। हमने शादी करने का फैसला किया था, लेकिन प्रीति का तलाक अभी हुआ नहीं था। मैंने उससे कहा था कि तलाक के बाद ही शादी करेंगे। प्रशांत ने यह भी बताया, मुझे प्रीति का वैदिका के घर आना जाना पसंद नहीं था। वैदिका और उसका पति सत्येंद्र उसे बहाने से पैसे वसूलते रहते थे। अनुराग सिंह ने इस जानकारी को गहराई से जांचने का निर्णय लिया, क्योंकि मामले में अभी भी कई सवाल अनुत्तरित थे। प्रीति शर्मा की हत्या का मामला शुरुआत से ही रहस्यमय बना हुआ था। मकान का किराया और आर्थिक तंगी की बातें करती प्रीति अचानक लापता हो गई थी। परिवार को शक था कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उसकी करीबी सहेली वैदिका और पति सत्येंद्र को जांच के दायरे में लिया। प्रीति और वैदिका की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ कि दोनों की रोजाना बातचीत होती थी। एक और नंबर पर
प्रीति के बार बार कॉल्स किए जाने का पता चला, जो उसके प्रेमी प्रशांत द्विवेदी का था। 30 जुलाई 2019 की रात 8 बजे के बाद प्रीति का फोन बंद हो गया था। यह हत्या की ओर इशारा कर रहा था। अनुराग सिंह ने एसपी साउथ रवीना त्यागी को अब तक की जांच की रिपोर्ट दी और वैदिका तथा सत्येंद्र पर शक जताया। रवीना त्यागी के निर्देश पर 5 अगस्त को स्वर्ण जयंती विहार स्थित उनके किराए के मकान पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। थाने लाए जाने पर दोनों घबराए हुए लग रहे थे। अनुराग ने उन्हें आमने सामने बैठाकर सीधे पूछा, सच बताओ, तुमने प्रीति की हत्या क्यों की? वैदिका ने इनकार करते हुए कहा, हमने कोई हत्या नहीं की, हमें फंसाया जा रहा है। अनुराग के सख्त तेवर और दबाव से आखिरकार दोनों टूट गए। वैदिका और सत्येंद्र ने हाथ जोड़ते हुए अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने प्रीति की हत्या की। हत्या के बाद उसका मोबाइल, पर्स और गहने अपने पास रख लिए। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने वो जगह भी बताई जहां हत्या के बाद लाश फेंकी गई थी। सत्येंद्र की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई, जिसका इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने में हुआ था। अनुराग सिंह ने हत्या का राज खोलने और सभी सबूत बरामद करने की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर वैदिका और सत्येंद्र को मीडिया के सामने पेश किया। तो दोस्तों, अब उन दोनों ने पुलिस या मीडिया के सामने जो खुलासे किए वो सबको हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने प्रीति की हत्या के बारे में क्या क्या खुलासे किए, आखिर प्रीति के साथ क्या हुआ था, चलो आगे विस्तार से जानते हैं। श्यामनगर कानपुर का एक प्रतिष्ठित इलाका है। यहीं के ई ब्लॉक में रिटायर्ड मेजर विद्याशंकर शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी मधु शर्मा, बेटा मनीष और बेटी प्रीति थे। विद्याशंकर का परिवार संपन्न और समाज में प्रतिष्ठित था। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और उच्च शिक्षा दी थी। मनीष की शादी कंचन नाम की खूबसूरत और मृदुभाषी युवती से हुई थी, जो ससुराल में आते ही सबका दिल जीत चुकी थी। प्रीति मनीष से छोटी थी। पढ़ाई में होशियार और दिखने में बेहद आकर्षक प्रीति को बनसंवर कर रहना और आत्मनिर्भरता पसंद थी। उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और अपना भविष्य संवारने के सपने देखती थी। विद्याशंकर को प्रीति की शादी की चिंता थी। वो चाहते थे कि उसकी शादी एक अच्छे, पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पीयूष शर्मा पसंद आया, जो वायुसेना में कार्यरत था। पीयूष के पिता भुजराम शर्मा रोडवेज से रिटायर होकर अपने आलीशान घर में रहते थे। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद 20 फरवरी 2015 को प्रीति और पीयूष की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद जब प्रीति ससुराल पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। उसकी खूबसूरती और व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन धीरे धीरे सास सुधा शर्मा का व्यवहार बदलने लगा। प्रीति को घर के सारे काम सौंप दिए गए। हर छोटी छोटी बात पर सुधा उसे डांटने लगी। कभी खाना बनाने में कमी निकालती तो कभी दहेज को लेकर ताने मारती। प्रीति ने पति पीयूष के सामने सास के व्यवहार की शिकायत की, लेकिन वो अपनी मां का पक्ष लेने लगा। सास और पति के इस रवैये ने प्रीति को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। प्रीति का जीवन उसकी सास के तानों और मानसिक प्रताड़नाओं से जकड़ा हुआ था। वो हमेशा अपने ससुराल में तनाव महसूस करती थी और उसे कहीं से भी सहारा नहीं मिल रहा था। उसके पति पीयूष की नौकरी ने उसे दूर कर दिया था और वो अपने दुखों को किसी से नहीं कह सकती थी। एक दिन जब प्रीति की मां का फोन आया तो वो अपनी भावनाओं को छिपा न सकी और फोन पर अपनी पूरी पीड़ा मां से कह दी। मां ने उसे दिलासा दिया और उसे मजबूत रहने का हौसला दिया। प्रीति की मां ने उसकी सास से संपर्क किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सास ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी बेटी इतनी नाजुक है तो उसे नौकर चाकर रखवाओ या फिर उसे अपने घर ले आओ। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर के कामों से बचती हो। शिकायत के बाद
सास का रवैया और सख्त हो गया। अब वो प्रीति के खाने पीने, सोने, उठने बैठने पर भी सवाल उठाने लगी। लगभग 3 महीने बाद जब पीयूष घर आया तो उसकी मां ने प्रीति के बारे में शिकायत की। इसके बाद पीयूष ने भी प्रीति से साफ कह दिया कि उसे घर के काम करने होंगे और उसकी सास के आदेशों का पालन करना होगा। पीयूष ने यह भी कहा कि वो अपनी मां से बगावत नहीं सहन करेगा। पीयूष की ये बातें सुनकर प्रीति हैरान रह गई। उसे महसूस हुआ कि पीयूष अपनी मां के प्रति पूरी तरह समर्पित है और उसे अपनी पत्नी की कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच तकरार बढ़ गई। पीयूष को जहां अपनी नौकरी पर घमंड था, वहीं प्रीति को अपने रूप और आत्मसम्मान का अहंकार था। इस घमंड और अहंकार ने दोनों के रिश्ते को तनावपूर्ण बना दिया। पीयूष की तरफ से उसे और परेशान किया गया। अब सास सीधे तौर पर उसे दहेज के लिए पैसे मांगने लगी। जब प्रीति ने यह मांग पूरी करने से इनकार किया तो वो उसे और परेशान करने लगी। धीरे धीरे ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रीति ने ससुराल छोड़ने का फैसला किया और मायके लौट आई। कुछ महीनों बाद जब पीयूष ने उसे लेने की कोशिश की तो प्रीति ने जाने से मना कर दिया। मायके में प्रीति कुछ समय के लिए गुमसुम रही, लेकिन जब मां बाप ने उसे साहस दिया और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया तो उसने ठान लिया कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। प्रीति ने अपने पिता और भाई की मदद से पीयूष, उसके पिता और उसकी मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। साथ ही तलाक का मुकदमा भी दायर किया। मुकदमा दायर करने के बाद प्रीति ने पुलिस पर दबाव डाला कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए। वहीं पीयूष और उसके माता पिता को जब मामले का पता चला तो वे घबराए और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप गए। पीयूष ने उच्च न्यायालय से स्टे लिया और इसके बाद समझौते की बात शुरू की। हालांकि प्रीति पहले इस पर तैयार नहीं थी, लेकिन मां बाप के समझाने पर उसने समझौते के लिए 10 लाख रुपए की मांग की, जो शादी के वक्त खर्च हुए थे। प्रीति और पीयूष के बीच दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था, लेकिन पीयूष ने इसे खत्म करने का फैसला लिया। वो तलाक के बदले प्रीति को 10 लाख रुपए देने को राजी हो गया। उसने पहले 5 लाख रुपए कोर्ट के माध्यम से दिए और बाकी पैसे तलाक के बाद देने का वादा किया। प्रीति की एक करीबी दोस्त थी, वैदिका, जो अपने पति सत्येंद्र के साथ स्वर्ण जयंती विहार में रहती थी। ये क्षेत्र थाना विधनु के अंतर्गत आता था और वैदिका ने एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, जो किराए के मकान में था। प्रीति अक्सर वहां जाती थी और उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। वैदिका का पति सत्येंद्र कानपुर आया था और प्राइवेट नौकरी करता था, जबकि वैदिका ब्यूटी पार्लर चलाती थी। प्रीति ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और वैदिका से प्रेरित होकर श्यामनगर में अपना ब्यूटी पार्लर खोलने का विचार किया। वैदिका ने उसे हर संभव मदद का वादा किया और प्रीति ने अपनी दुकान सजा ली। कुछ ही महीनों में प्रीति का पार्लर चल पड़ा और उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। अब वो वैदिका की मदद भी करने लगी थी। प्रीति की भाभी कंचन और उसकी बेटी परी से प्रीति का बहुत अच्छा संबंध था। जब परी अचानक बीमार पड़ गई तो प्रीति ने अस्पताल में उसकी देखभाल करने का फैसला लिया। वहीं उसकी मुलाकात प्रशांत से हुई, जो अस्पताल में काम करता था। प्रशांत ने प्रीति को देखा और वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। वो प्रीति से नजदीकियां बढ़ाने लगा और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा हो गया। प्रशांत ने प्रीति से अपने दिल की बात की और कहा कि वो उससे प्यार करता है। प्रीति ने बताया कि वो शादीशुदा है और तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन प्रशांत ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसे अपना बनाएगा। दोनों का प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। हालांकि वैदिका की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। उसके पति सत्येंद्र की नौकरी चली गई थी और ब्यूटी पार्लर भी बंद हो गया था। इस बीच प्रीति और प्रशांत के रिश्ते में और भी मजबूती आ गई, लेकिन वैदिका की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। 30 जुलाई 2019 को
वैदिका ने प्रीति को ब्यूटी पार्लर का सामान दिखाने का बहाना बनाकर अपने घर बुलाया। वो ब्यूटी पार्लर का सामान बेचने की बात कहकर प्रीति को अपने साथ घर ले आई। घर पर वैदिका ने प्रीति का खूब स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए रुकने को कहा। बाद में जब प्रीति ने खाना खा लिया और पलंग पर लेट गई, तब वैदिका और सत्येंद्र ने उसकी हत्या कर दी। सत्येंद्र ने प्रीति के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और वैदिका ने उसका गला दुपट्टे से घोंट दिया। इसके बाद दोनों ने प्रीति के सोने के आभूषण, पैसे और अन्य सामान लूट लिया और प्रीति के शव को एक प्लास्टिक बोरी में भरकर उसे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। इस घटना के बाद प्रीति के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। 2 अगस्त 2019 को मजदूरों ने एक प्लास्टिक बोरी में लाश देखी जिसे कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू की और पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। 6 अगस्त 2019 को पुलिस ने वैदिका और सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह घटना न केवल एक जघन्य अपराध को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि लालच और धोखे के कारण एक दोस्त को कैसे जान से मारा जा सकता है। यह घटना न केवल एक जघन्य अपराध को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि लालच और धोखे के कारण एक दोस्त को कैसे जान से मारा जा सकता है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। यह कहानी यह दर्शाती है कि कभी-कभी हमारे सबसे करीबी दोस्त या रिश्तेदार भी हमें धोखा दे सकते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। यह दिखाता है कि आर्थिक कठिनाइयां और लालच किसी को भी गलत रास्ते पर डाल सकती है। प्रीति की आर्थिक स्थिति और वैदिका सत्येंद्र का लालच उनके अपराध की मुख्य वजह बने। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और लालच पर काबू पाना चाहिए। यह कहानी यह भी बताती है कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के प्रति सहानुभूति और मानवता दिखानी चाहिए, न कि स्वार्थी और लालची बनकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि अपराध चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, अंततः सच्चाई सामने आती है और अपराधियों को सजा मिलती है। यह हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा ही होता है और कोई भी अपराध बिना सजा के नहीं बच सकता। हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए, खासकर जब हमें किसी स्थिति में असामान्य या संदेहास्पद महसूस हो। इस तरह की घटनाएं हमें जीवन में और अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है। समाप्त होने के बावजूद ये कहानी हमें हमारे आचार व्यवहार और दृष्टिकोण को सुधारने की आवश्यकता का एहसास कराती है। तो दोस्तों, हमें अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही मित्रों। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा आप सभी दोस्तों के लिए अलविदा।